Hello friends, my name is Sanskar Singh. Today I am going to teach you from the beginning. Ramesh Singh book. Our target to complete all the basic books and NCERT before prelims. साथ ही मैं आपको गाइड करूंगा कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे हम लोग साथ में। वंस ये बुक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स को भी कैरी आउट करेंगे जो कि इंसाइट का 2022 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल तक मंथली मैगजीन को हम लोग पूरा कवर करेंगे। उसके साथ साथ जब भी हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करंट्स के क्वेश्चन भी साथ में करते हुए जाएंगे। और जो आप ये बुक देख रहे हैं इधर पे, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह, जी सी लोंग, नितिन सांगवान एंड नितिन सिंघानिया की आप ये बुक्स भी हम लोग कैरी आउट करेंगे वन बाय वन। साथ में ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सही करूँगा। कुछ गलती लगती है, आपको समझ में नहीं आता, आप उसको मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और डेली डेली हम लोग ऐसे नए नए कंटेंट्स डालेंगे और ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली ये चैप्टर फर्स्ट है जो इकोनॉमिक्स का है, रमेश सिंह का। इस चैप्टर को हम लोग कुछ पार्ट वाइज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग मेनली इसकी स्टार्टिंग के हम लोग कुछ चैप्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम, इधर तक पढ़ेंगे। बिकॉज क्योंकि अगर ज़्यादा तक जाएंगे तो ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इधर से। बेसिकली है क्या, बोला गया कि मोर देन ए डेसिमल साइंस, इकोनॉमिक्स हैज बीन कॉल्ड एज ए डेसिमल साइंस, प्रिसाइजली ए डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस। इसको एंशियंट टाइम में बोल सकते हैं कि लोग पुअर साइंस बोल सकते थे या फिर डिप्रेसिंग साइंस। डिप्रेसिंग क्यों? क्योंकि मेनली इट इज़ रिलेटेड टू मनी, और उस टाइम पे माना जाता है कि कोई भी चीज़ जो हमसे दूर हो या फिर हमसे खर्च होती हो तो लोग उसको एक नेगेटिव पॉइंट में लेते थे, इस वजह से इसको डिप्रेसिंग भी माना गया है। अदर देन दिस डिसिप्लिन इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ए काइंड ऑफ रिडल फॉर कॉमन पीपल टू कंप्लेंड। और ये जो नॉर्मल लोग होते थे, मॉडरेट लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था इन ऐसी सिचुएशन को समझना। आजकल हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो कैसे कम अप कर पाए और कैसे समझ पाए इन सिचुएशन को, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। लेकिन देखा गया है कि बट लास्ट नॉट लीस्ट इट हैज़ बीन कॉल्ड एज ए फील्ड साइंस, और इसको फील्ड साइंस भी बोला गया। More so after this failure, the predict of US subprime crisis of 2008 और 2008 में जो यूएस का क्राइसिस हुआ उसका भी रीज़न यही बोला जाता है मेनली, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाए है क्या, व्हाट इज़ दिस, मतलब इसका कैसे से समझें, कैसे इसको समझ के बाहर निकल पाएँ, क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे, कैसे इससे ओवर अप कर पाएँ हम लोग। Nobody can deny the invaluable role played by the economics to make their world a happier place। और जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है इसको अच्छा करने के लिए। अगर हम लोग देखें तो अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स को समझते क्या है, तो बोला गया इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ बीन ऑलवेज चेंजिंग, और ये हमेशा चेंज रहता है, और इट हैज़ बीन ऑलवेज चैलेंज्ड, और हमेशा चैलेंज भी किया गया इसको, फॉर दोज हु कम फ्रॉम नो बैकग्राउंड। और जो लोग जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं, मतलब जिनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, डेवलप नहीं, उन्होंने इसको बहुत बार चैलेंज भी किया है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है उनके लिए कंफर्टेबल होता था। अगर हम लोग देखें तो मिसिंग द एप्लीकेटेड डायमेंशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इट इज़ ए जनरल प्रॉब्लम एमंग सच पीपल्स। और बहुत सारे लोगों के बीच में जनरल प्रॉब्लम का विषय भी बन जाता था, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं थे कि किस किस एरिया में फॉलो होता है। इस वजह से आज के ज़माने में देखें हम लोग की जो एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स का, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया, और स्पेशली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखिए कि इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में इसको ज़्यादा लोग देख सकते हैं हम लोग, हर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता ही है। क्योंकि अब जैसे आप देखोगे कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं मोस्टली किस बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, चीज़ों के एक्सचेंज में। और ये अगर चीज़ कहीं पे एक्सचेंज हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वो हमारे किस में जाएगा, इकोनॉमिक्स में जाएगा। तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है,
ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस ओनली। पॉलिटी में पढ़ोगे आप, पॉलिटी में भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगा। आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, उसमें भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगा। एवरी फील्ड ऑफ साइंस, हर जगह इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होता है। चाहे आप एंशियंट टाइम्स देख लो, चाहे कोई भी देखो, पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में भी क्या था, लेन देन करते थे हम लोग चीज़ों का, उसमें भी इकोनॉमिक्स था। ना प्रेजेंट देखेंगे, आज भी हम लोग करते हैं, दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, इनफैक्ट मूवी देखने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, हर जगह इकोनॉमिक्स ही है। मेकिंग इकोनॉमी ईजियर फॉर बोथ कैटेगरी ऑफ रीडर्स हैव बीन वन प्राइम एम। और इधर पे कुछ दिया गया है, ये जो मेनली सेक्शन है, ये जो आपका सेक्शन इतना है, ये मेनली सेक्शन बताया गया है कि बुक किस चीज़ के बारे में है, बुक से क्या क्या शो करेगी ये बुक। तो इसको अभी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे आगे की तरफ। डिफाइनिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिफाइन करते हुए बोला गया है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमी एक्टिविटी फॉर द ह्यूमन बींग। तो इकोनॉमिक्स लोगों ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ा है। इसको हम लोग वर्किंग डेफिनेशन मोस्टली लोग इसको ही मानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ह्यूमैनिटीज आर intricately connected as all aim to study the differentiable human activities। और ह्यूमन के अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी हम लोगों ने जोड़ के इसमें पढ़ा गया है। व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, इन ए वेरी सिंपल वे, जो सभी ऐसी एक्टिविटीज़, नाउ सी हियर, सभी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। वेदर मनी कैन बी कम्स इन द क्वेश्चन, और मनी किस फॉर्म में हो सकती है, क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकती है। ऑल्सो मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे जॉब मिलती हो, जॉब दी गई हो, कोई चीज़ खरीदी जाती है, कोई चीज़ बेची जाती है, ठीक है, कोई बिजनेस किया जाता है, और ये सब चीज़ें इधर पे कि आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। इट इज़ स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, देखो अभी जैसे हम बताते रिलीजियस प्लेस में जाते हो, प्रेयर करने जाते हो, को बोला गया कि नहीं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ दान देते होंगे, डोनेशन देते हैं, डोनेशन देते, ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि हेयर अदर देन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रेयर ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके अलावा बाकी सब एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। However, defining economy have been easy to be presented here. Defining every discipline has been complex continuous task। अब बोला कि हर कोई पार्ट अगर हम लोग सोचेंगे हर चीज़ को डिफाइन करने को बैठे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और ये जो मैटर है इसको समझाना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा, कोई इजीली समझ नहीं सकता है। वाइडली यूज्ड एंड कोटेड डेफिनेशन, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की गई डेफिनेशन, और मतलब ये डेफिनेशन देगा कौन, जो बहुत ही ज़्यादा जानकार हो उसके बारे में, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट रहे उन्होंने आजकल उस टाइम पे कुछ डेफिनेशन दी जो आज भी फॉलो होती हैं। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। बोला गया है इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी आर स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। तो बोला है कि इकोनॉमिक्स है क्या, बोला गया है कि इकोनॉमी है ये स्टडी है कि कैसे, ये स्टडी करता है कि जो सोसाइटी में लोग हैं वो कैसे यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज का, कैसे यूज़ करते हैं जिससे वो वैल्यूएबल गुड्स बनाएं, और उसको गुड्स को, जो वैल्यूएबल गुड्स है ये क्या कमोडिटी की तरह काम करेगा, और इसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मतलब कोई एक पर्सन है, एक पर्सन किसी रिसोर्सेज को दूसरे पर्सन को देता है। सपोज ये आदमी है, इसके पास कोई वुडन लॉग है, इसने लकड़ी काटी, इसने इस लकड़ी से कुछ फर्नीचर बनाया या फिर कुछ टेबल बना के इसको दिया, मे बी ही इसको उसकी नीड हो टेबल की पहले ही से। तो जो ये इसने दिया है आप इसको टेबल, तो इसने क्या किया, इसने अपने रिसोर्सेज को लगाया, और कमोडिटीज़ जो ये टेबल ट्रांसफ़र हो वो एक कमोडिटी के फॉर्म में इसके पास पहुंचा है। इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिला है, इसके रिस्पेक्ट में इसको कुछ बेनिफिट मिला होगा, या तो इसने कोई चीज़ को एक्सचेंज किया होगा, या तो गुड्स को एक्सचेंज किया होगा, या फिर कुछ मनी के फॉर्म में एक्सचेंज किया होगा। अंडरस्टैंड। तो अगर हम लोग देखें तो लोग इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए बोला गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को स्टडी करती है कि कैसे एक पर्सन सॉरी कि कि कैसे एक पर्सन दूसरे अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते, किसी कमोडिटी को, किसी चीज़ को एज ए अच्छे फिनिश प्रोडक्ट को
दूसरे को देता है, और उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने को इकोनॉमिक्स बोला गया है। इकोनॉमिक्स हैव स्टडीज इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट। वन सेकेंड। मतलब इकोनॉमिक्स ये भी दिखाता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, फर्म मतलब कोई कंपनी बोल सकते हैं, फिर कोई ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स का, और गवर्नमेंट और या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सोसाइटी में चॉइस करती हैं, मतलब अपना डिसीजन लेती हैं, और ये जो चॉइस होती है ये डिटरमाइन करता है कि सोसाइटी इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगा। जस्ट सपोज आंसर, अगर मैं एग्जांपल लूँ रेलवे सिस्टम का, अगर मैं रेलवे सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ तो रेलवे सिस्टम क्या समझेंगे हम लोग कि जो पहले रेलवे था वो तो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में आता था, अब क्या वो धीरे धीरे प्राइवेट हुआ है। तो इधर पे देखेंगे तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, और जो ये चीज़ें हैं, गुड्स हैं, इनको सोसाइटी के यूज़ के लिए बना रही हैं, एज ए रिसोर्स की तरह वो यूज़ कर रहे हैं इनको। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज। दिस वन इज द सेम डेफिनेशन जो अभी आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, सेम डेफिनेशन है, ठीक है। और दिस वन इज कैची ऑल्सो, इसको बहुत टाइम तक डेफिनेशन में माना गया क्योंकि ये थोड़ी कैची है कि इसको इजीली बोल सकते हैं, जैसा आप भी समझ चुके होंगे। नाउ मैक्रो एंड माइक्रो, सो इजीली हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं व्हाट इज मैक्रो एंड माइक्रो। अगर देखें तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन यूएस का ग्रेट डिप्रेशन का जो इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रो। इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नाउ वी विल सी, इसके बीच में देखते हैं क्या है। सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है फॉरेस्ट के बारे में। अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट है, मान के चलते मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट, तो उस फॉरेस्ट में लगा हुआ एक पेड़, जो पेड़ होगा वो क्या होगा, वो माइक्रो होगा। अगर ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में लगा हुआ पेड़ क्या होगा, माइक्रो होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक कंट्री है, कंट्री में जो देश लेन देन करता है, सपोज आप भी एग्जांपल मानो कि हम एक कंट्री में कोई लेन देन करता है, तो जो छोटी यूनिट हो गई, मान लो कोई घर में हम लोग जा रहे हैं, बाहर जाकर कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो हमने कुछ रुपए दिए, तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो ये माइक्रो हो गया। लेकिन वही मनी वो जो शॉपकीपर है उसको इकट्ठा करता है, फिर उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट करता है, वो बैंक में जाके फाइनली जाके वो बैंक में डिपॉजिट होता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, फिर वही इंटरेस्ट काउंट होगा, तो धीरे धीरे ये जाके ओवरऑल किस में काम करेगा, हमारे कंट्री के जीडीपी में काम करेगा, तो वो हो जाएगा मैक्रो। तो माइक्रो स्मॉल लेवल, मैक्रो लार्ज लेवल। वाइल मैक्रो टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच, मैक्रो का अप्रोच क्या बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मैक्रो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और एनालिसिस क्या करता है, जबकि मैक्रो का है तो मैक्रो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अप्रोच है मतलब टॉप टू डाउन, इसका बॉटम से अप की तरफ। मैक्रो डील करता है इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये इन चीज़ों से कौन डील करता है, मैक्रो डील करता है। और माइक्रो डील करता है कंज्यूमर से, इनकम से, इनसे माइक्रो डील करता है, कोई कंज्यूमर की इनकम से, इससे माइक्रो डील करता है। और बहुत बार देखा गया इनके बीच में ओवरलैपिंग इश्यूज भी होते हैं। द राइज इन इन्फ्लेशन एंड मैक्रो इफेक्ट, द राइज इन इन्फ्लेशन, राइज इन इन्फ्लेशन राइज इन इन्फ्लेशन विल राइज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ता है। माइक्रो थ्योरी इवॉल्व द थ्योरी ऑफ हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड। माइक्रो में ये भी बताते हैं कि कैसे प्राइसेस को डिटरमाइंड किया गया है, प्राइसेस के डिटरमाइंड के बारे में बताता है। और मैक्रो में ये बताता है कि जो थ्योरी है रूटेड इज एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन दैट एग्जिस्टिंग थ्योरी कुड नॉट बी एंटरटेन। मैक्रो में ये बताता है कि जो ये थ्योरीज हैं कि कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, ये कैसे है, ये सबको एक्सप्लेन करना कौन सिखाता है, ये मैक्रो सिखाता है हमें। दे आर नो कम्पिटिटिंग स्कूल, लेकिन अर्लियर टाइम में बोला गया कोई ऐसे स्कूल नहीं था जो मैक्रो के बारे में बताया, लेकिन मैक्रो के लिए, माइक्रो के लिए तो कोई स्कूल था, लेकिन मैक्रो के लिए एक स्कूल था जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू केनेसिस का स्कूल, या फिर न्यू क्लासिकल बोला गया इसको 1980s के टाइम पे।
आज इसको हम लोग लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। पहला माइक्रो मैक्रो का नाउ अब उसका एक थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैट इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? ये कोर एरिया है इकोनॉमी का, जो माइक्रो मैक्रो के अलावा एक थर्ड एरिया है। इस फील्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं स्टैटिकल मैथमेटिकल मेथड को इकोनॉमी को और एनालिसिस करने के लिए। इसमें क्या क्या करते हैं? स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड को यूज़ करते हैं इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए। ये द सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो सब फील्ड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द मेजर एडवांस मेड इन द इकोनॉमिक्स ओवर द पास्ट सेंचुरी। अगर ये इकोनोमेट्रिक्स ना होता तो हम लोग माइक्रो मैक्रो का ये डिफ्रेंशिएशन इसको अभी तक समझ ही नहीं पाते। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक्स इन एक्शन। इट इज़ ए स्टिल फ्रेम पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये उसका एक पिक्चर बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं इट इज़ अ मेन फील्ड जहाँ पे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक कंट्री में अगर कोई कंपनी है या फिर फैमिली है, सभी की क्या कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इट इज़ पॉपुलरली यूज इन द केस ऑफ कंट्रीज जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, वाइल द प्रिंसिपल एंड द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स रिमेन द सेम। तो कंट्रीज तो डिफरेंट हो सकती हैं, लोग भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उधर के जो प्रिंसिपल है वो सेम रहते हैं इकोनॉमिक्स के। नाउ सेक्टर एंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स एंड टाइप। बेसिकली इकोनॉमिक्स के 5 सेक्टर हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर। व्हाट डज प्राइमरी सेक्टर सेड? प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है इधर पे? तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो विच टेक प्लेस वाइल एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग एक्सप्लोइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये सब क्या हो गए? ये हमारे हो गए प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं। इसी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर भी आता है और सब सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर का सब सेक्टर है। और हम लोग देखेंगे जो मिनिमम हाफ, और ये जो प्राइमरी सेक्टर है यही कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की नेशनल इनकम में। देश की नेशनल इनकम में कितना हाफ तक कंट्रीब्यूट करता है ये। और लाइवलीहुड कंट्री, और कंट्री में जीने का तरीका भी इसी से बनता है, या फिर बोलते हैं कंट्री जो है जो यूज़ करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज़ करती है, तो कंट्री की इकोनॉमी बेसिकली इसी पे डिपेंड है। सेकंड वन है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग देखते हैं, इसमें सभी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्राइमरी सेक्टर से, उनको प्रोसेस करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेजा जाता है, और इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। मतलब कोई अगर प्राइमरी गुड्स है, कोई मान लो लकड़ी है, आपने जंगल से काट के लाए हो, फिर उसको हमने जो प्रोसेस किया लकड़ी को, आपने फर्नीचर बना रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो इंडस्ट्रीज में ले जाने के लिए, तो जो प्रोसेस है वो भी सेकेंडरी सेक्टर। ये भी सब सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का सब सेक्टर हैज़ प्रूव टू द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और बोला जाता है कि वेस्टर्न जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर ब्रिंग्स मिनिमम, और सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारी नेशनल इनकम है उसका मिनिमम कम से कम आधा तो इसका इन्वॉल्व होता ही है। और इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इसी पे बेस्ड होती है। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री पे बेस्ड होती है, इस वजह से इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आता है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर ऑल प्रोड्यूस फॉल इन दिस सेक्टर सच एस। अब इसमें क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्टिविटीज़ सच एस, जैसे कि आपकी बैंक एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, ये जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को दी जाती हैं हेल्प करने के लिए, वो हमारे टर्शरी सेक्टर हो गई। ये कंट्रीब्यूट करता है मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम। ये भी प्राइमरी सेक्टर करे हाफ ऑफ द नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, और कंट्री में लाइवलीहुड को भी मेंटेन करता है। इसको हम सर्विस इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। लेटर ऑन द एक्सपर्ट, अब जो एक्सपर्ट्स लोग थे उन्होंने कुछ अलग से भी इकोनॉमिक्स में कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नाउ सी वी कैन सी हेयर कि इसमें कुछ अलग से पॉइंट जोड़े जो एक्सपर्ट लोगों ने। अभी जो पॉइंट्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टरली एंड क्विनरी। अभी क्या है इनको हम लोग देखते हैं, जो हमारे जो अलग से ये पॉइंट्स हैं क्वार्टरली एंड क्विनरी, इसको हम लोग नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। क्वार्टरली को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर। मतलब क्वार्टर क्या होता है, इट इज़ क्वार्टर होता है आपका 3 मंथ। तो दो एक्टिविटी रिलेटेड टू द एजुकेशन, इसमें वही एक्टिविटी जो एजुकेशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो वो क्वार्टरली सेक्टर में आता है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफाइन करने में कि जो ह्यूमन है उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ कैसी होगी, हाउ द ह्यूमन विल बी डेवलप्ड, वो कैसा होगा बड़ा होकर, उसका रिस्पॉन्स। फिफ्थ वन इज क्वीनरी सेक्टर। इसमें बोलते हैं सभी टॉप डिसीजन, जैसे गवर्नमेंट है, इसमें जो सबसे ऊपर बैठे मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, किसी कंपनी का एमडी है, सीईओ हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, जो डिसीजन कैरी आउट कराते हैं, जिससे एक कंपनी फंक्शन करती है या फिर गवर्नमेंट एक फंक्शन करती है, उन सबको इसी सेक्टर में लिया जाता है। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होते हैं वो, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं वो, इसी सेक्टर के अंदर आते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर वेरी लो, इसमें लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। लोगों की संख्या इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे कम है। दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द बिहाइंड सोशल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक। तो हम एक देश की इकोनॉमी का जो सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर है उसके पीछे इनको ब्रेन बोला गया कि इसका जो किसी कंट्री का अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका दिमाग कौन होगा, यही लोग होंगे क्यूनरी सेक्टर के। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देखें अगर, लुकिंग एट द वे ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज डिड ग्रो, a theory about it was proposed by W. Rostow in 1960, as per which economies grow following 5 linear stages through the 3 main sectors। तो बोला गया जो इकोनॉमीज है वो पाँच स्टेजेस से पास होके जाती है। मेनली इसमें जो 3 सेक्टर वो तो इंडस्ट्रीज, सर्विस एंड एग्रीकल्चर है आपके। हावरे जो सेवरल कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन पैटर्न भी नहीं दिखाया, जैसे इंडिया और मैनी अदर कंट्रीज, जैसे साउथ ईस्ट एशिया सच एज इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल पैटर्न्स दिखाए। दीज कंट्रीज मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्विस इकोनॉमी विदाउट हेल्दियर एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा किस पे गए हम लोग, सीधा हम लोग इकोनॉमिक हेल्दी सेक्टर से हम लोग सीधा इकोनॉमिक सेक्टर में गए हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर में गए। जैसे हम लोग के बीच में जो इंटरमीडिएट होता है हम लोग उस पर नहीं आए, हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आए ही नहीं, हम लोग सीधा एग्रीकल्चर, सीधा हम लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हुए हैं। इंडिया ने ट्रांजिशन देखा है, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी था हमारे टाइम पे, 1990s के टाइम पे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा था। और अगर हम लोग देखें अब, तो अब हमारे पास में जो सर्विस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स, ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन uses of certain things, goods and services, some of which up to a level also are also essential। तो हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ चीज़ों पे डिपेंड्स होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ें और सेवाएं, या फिर वस्तुएं या सेवाएं भी बोल सकते हो आप, ये ज़रूरी होती है। जैसे आपका फूड हुआ, वाटर, शेल्टर, ये सभी क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन के लिए। इसी वजह से पीपल हैव दीज थिंग्स वाज द फर्स्ट चैलेंज फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या है कि जीने के लिए यही चीज़ों का जरूरी होना। दिस चैलेंज हैज़ 2 डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या है इसके चैलेंज का कि दिस थिंग्स नीड टू बी क्रिएटेड, प्रोड्यूस। पहला है कि इसको, चीज़ों को तो पहले बनना ही चाहिए, तभी तो आप इसको कंज्यूम कर पाओगे, तो चीज़ों को पहले बनना चाहिए। सेकेंडली दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली टू द नीडी पीपल। और दूसरा, और जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको इनका ज़रूरत है वस्तुओं का, उनके पास ही पहुंचना चाहिए। फॉर प्रोडक्शन वन इज़ टू सेट अप प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर विच मनी नीड्स। और अब बोला प्रोडक्टिव एसेट मतलब अगर कोई चीज़ बनानी, प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमें मनी चाहिए, उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस इन्वेस्टमेंट को, मनी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन चार्ज के लिए जो प्रोडक्शन के लिए मनी लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, यही इन्वेस्टमेंट होता है। और जो इन्वेस्ट करेगा इसमें इन्वॉल्व में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं लोग। वी कैन प्रिपेयर a long list of economic system, however there are mainly considered major ones, a brief overview of which follows। तो बहुत सारे सिस्टम है लेकिन अभी कुछ हम लोग मेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी, इसको कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ये बोला गया फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम है। विच इज़ द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी। कहाँ से हुआ था, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से डेवलप हुआ है। और बोला जाता है कि ये एन इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ कॉज ऑफ द वेल्थ नेशंस।
बोला गया है कि इसका ओरिजिन इससे हुआ है। ये क्या है, एक बुक का नाम है जो स्कॉटिश फिलोसफर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने लिखा था। 1723 में इनका बर्थ हुआ, तो 1790 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने लिखा था ये बुक, और इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। बोला गया इट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल फिल्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बोलते हैं खुद का इंटरेस्ट होता है कुछ मोटिवेटेड इंडिविजुअल या फिर फर्म्स का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कराती हैं। सेकेंड में बोला गया है कि विच सोसाइटी गेट्स गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड विद, इट मीन्स द प्रोडक्ट सोसाइटी गेट्स इट्स अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट ऑफ समवन्स सेल्फ इंटरेस्ट। तो बोलेगा कि जो हम लोग को बेनिफिट्स मिलता है किसी सोसाइटी को, किसी को, ये किसी एक पर्सन की खुद के सेल्फ इंटरेस्ट का एक्शन होता है। तो हम लोग, कोई आदमी सोच रहा कि अरे ये लोग कैसे हो रहे हैं, ग्रोथ कैसे हो रही है। मान लो जैसे हम लोग अगर एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो जो जिसने सबसे पहले बाइक बनाई होगी तो उसने ये थोड़ी सोचा होगा कि नहीं मैं इसको अच्छे से चलाऊंगा। फिर जब उसने बनाया, डेवलप किया, अगर वो सपोज अगर वही अकेले अपने लिए बना लेता सिर्फ, तो क्या उसके लिए वो उसको लाइफ टाइम यूज़ करता, सपोज कर भी लेता। लेकिन जब उसने और लोगों को देखा हो कि हाँ इनको इसकी ज़्यादा नीड है, तो उन्होंने उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की, फिर लोगों को दिया। तो मतलब वो एक आदमी की सोच थी जो लोगों तक पहुँची और उनकी वो ज़रूरत बनी। फिर दिस वे द क्वेश्चन हु विल इन्वेस्ट इन द प्रोडक्टिव एसेट एंड वाई। तो बोला गया अब मेन क्वेश्चन होता है कि कौन इन्वेस्ट करेगा प्रोडक्शन में और क्यों करेगा, ये बन जाता है। टू टेन हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। हायर प्रॉस्पेरिटी के लिए डिवीजन ऑफ लेबर बढ़नी चाहिए, इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज होना चाहिए। सेकेंडली लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉल जॉब। और जो लेबर फोर्स है, जो बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो उसको कैरी आउट कराओ। बड़े बड़े जॉब्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल जॉब्स का डेवलपमेंट करो, स्पेशलाइजेशन करो। स्पेशलाइजेशन ब्रिंग इन स्पीड, प्रिसाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स। और लोगों को समझाओ, उनको टेक्निक्स सिखाओ नए नए कि कैसे वो डेवलप करें। फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट property a suitable environment determined by the force of demand and supply called the market force। बोले एक इनविजिबल हैंड की तरह ऑपरेट करता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट होता है हमारे पास जो डिटरमाइन करता है कि कैसे किसी चीज़ का डिमांड और सप्लाई हो रहा है और कैसे इसकी ज़रूरत होगी। वाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड एट वाट प्राइस टू सेल। क्या प्रोड्यूस करो, वाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करो, कितना प्रोड्यूस करो और कितने प्राइस में इसको बेचें। ऑल सच डिसीजन डिपेंड ऑन दिस फोर्स। और सभी डिसीजन किस पे, इसी फोर्स पे डिपेंड होते हैं। इनविजिबल हैंड जो है इसी पे सब डिपेंड होते हैं। सच एन इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत होती है जो मार्केट में कंपटीशन डेवलप कर पाए। फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर। तो एक इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, किसी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू अच्छे से चलती रहे, उसके लिए गवर्नमेंट को लेजर फेयर्स के पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा है। इसका मतलब होता है कि लीव इट अलोन। कोई भी इकोनॉमी है, कुछ डेवलपमेंट है, उसको लीव इट अलोन, मतलब उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ो। विच आर जनरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट एज नॉन इंटरफेरेंस। में से इंटरफेरेंस नहीं करो। लेजर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमी। बोला जितनी कम गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा मार्केट उतना अच्छा होगा। Hence the non-interference of government means a great many different things such as government playing no interest economic role। तो बोला कि जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमिक रोल नहीं होगा। प्रोड्यूसिंग नन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, नो इकोनॉमिक रेगुलेशन, नो टैक्स इम्पोज एक्सेट्रा। तो मीन्स फ्री ट्रेड, फ्री बोल सकते हो, ना कंपनी को ट्रेड देना है, ना गवर्नमेंट से उसको फेस करना पड़ेगा एनीथिंग। एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच इकोनॉमिक सिचुएशन एज द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। इसको एडम स्मिथ ने सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी बोला है। रादर दीज आइडियाज वर द ड्राइवर्स ऑफ द टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। और इन्हीं से दो मेन इकोनॉमिक सिस्टम निकलते हैं जिसको हम लोग कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं। इनको हम लोग कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं। दे वर बेस्ड ऑन द सेम इकोनॉमिक एनवायरमेंट, डिमांड एंड सप्लाई। और किस पे डिपेंड है ये, डिमांड एंड सप्लाई की खेल पे ही पूरे डिपेंड होते हैं। While capitalism is the force on creation of wealth and ownership of productive asset,
कैपिटलिज्म का मेनली एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट डेवलप करना, वेल्थ डेवलप करना और प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाना। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ फोकस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। और फ्री मार्केट इकोनॉमी पे फोकस किया जाता है जिसमें थोड़ा भी टैक्स ना देना पड़ो, गवर्नमेंट से फेस ना करना पड़े और जिसमें वो लोग वेल्थ को ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशन बट इन प्राइवेट ओनर्स कैन हैव मोनोपोली ऑन द मार्केट। कैपिटलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट ओनर है तो उसके मार्केट में मोनोपोली कर सकता है, दस प्रिवेंट द कंपटीशन को प्रिवेंट कर सकता है। सपोज कोई, अगर ब्रिटिशर्स के टाइम को ही ले लें तो हम लोगों ने मोनोपोली राइट्स लिए थे, जिसके अकॉर्डिंग क्या कि और कोई आगे ट्रेड नहीं कर सकता, और उन्होंने ट्रेड किया तो उन्होंने खुद का प्रॉफिट डेवलप किया। तो इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ये मेनली कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक बेस्ट एग्जांपल है और फ्री मार्केट का भी बेस्ट एग्जांपल है। देयर इज लिटिल और नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, और इधर थोड़ा या फिर बोल सकते हो लिटिल और नो, या फिर थोड़े या फिर होता ही नहीं है, ऐसा मान सकते हो कि नहीं होता है कोई भी रेगुलेशंस या फिर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन पॉसिबल है विदाउट एनी इंटरवेंशन आउटसाइड, और बाहर से किसी का भी इसमें दखलंदाजी नहीं होती है। ऐसी इकोनॉमी इज गॉट फर्स्ट ट्राइड इन यूएसए में 1777 में ऐसी इकोनॉमी को यूज़ किया गया। कैपिटलिज्म स्प्रेड हुआ पूरे यूरो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में। These economies enjoyed high prosperity and operated well till got hit by the Great Depression। और ये अच्छे से सबने enjoy किया, लेकिन बाद में जाके ये तब तक चलता रहा जब तक कि 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन से वो लोग फेस करना पड़ा उन्हें। By the time great capital was assumed by the few multi transnational companies, उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रेट कैपिटल उनका लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वाइल मेजॉरिटी रिमेनिंग प्योर, लेकिन बहुत सारे लोग भी गरीब बने रहे। वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इन द प्रोसेस ओवर द टाइम, टैक्सेस वर इम्पोज्ड बट दे वर वेरी फ्यू, और धीरे धीरे टैक्स भी इम्पोज किए गए, लेकिन वो बहुत ही, जो टैक्स था वो बहुत ही कम था, धीरे धीरे और कम रेट पे था, जिससे वेलफेयर का कुछ भी उसमें प्रॉफिट नहीं मिला उन्हें। कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कॉन्स क्या है तो देखते हैं। ये सिस्टम है सपोर्टेड बाय डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम, इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्रीडम को सपोर्ट मिलता है। बट दिस सिस्टम हैड ए ग्रेट इन्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल सक्सेस, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल एक ही आदमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इंडिविजुअल सक्सेस हो सकती है इसमें। इनोवेशन और बिजनेस एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट होता है। रेनेसां का पीरियड बोल सकते हैं लोग, कुछ इसी टाइप का था जिसमें लोगों का एनलाइटमेंट हुआ और लोगों ने नए नए इन्वेंशन चालू किए और बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्टअप किया। Though it looks smoothly operating for over all the half century with the several charges, it has its own set of limitation which can be summarized precisely by the following ways। इसके कुछ खुद के लिमिटेशन के सेट्स होते हैं, कुछ इसके खुद ही फाउंडेशंस होते हैं, जो कि ये हैं कि देयर वाज ऑलमोस्ट नो टूल्स टू लुक आफ्टर दोज हु हैव लोअर परचेसिंग पावर। तो जिनकी लोअर परचेसिंग पावर थी उनको देख रेख के लिए कि वो कैसे डेवलप करें, उनके लिए कोई भी टूल्स नहीं था जिससे उनको देखा जा सके। टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शन ऑफ द स्टेट का वेलफेयर एक्शन की पूरा अब्सेंस था, किधर पे भी भलाई का या फिर किसी हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए, कोई वीकर सेक्शन है उसकी हेल्प के लिए कोई भी यहाँ पे पॉलिसीज नहीं थी। वाइडनिंग जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, और डिस्ट्रिब्यूटिव मेजर्स भी कम थे इसमें, इन विच द रिचर्स आर टैक्सेड विद हायर। और जो डिस्ट्रिब्यूटिव मेजर्स थे जैसे कि इसमें बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को हम लोग बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बोलते हैं कि इसमें जो रिचर है उसको हायर टैक्स पे करना पड़ता था। द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पॉलिसी अप्रोचेस could not help these economics to recover out of the depression। जो पॉलिसीज थी उनसे ये लोग बाहर आ नहीं पा रहे थे डिप्रेशन से। इट वॉज इन द वेक ऑफ क्राइसिस दैट वी हैव द राइज ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और बोल जाते हैं इसी क्राइसिस के टाइम पे न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ, द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी को फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ इसी टाइम पे। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केनिस, उन्होंने बोला है कि उनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं हम लोग द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ऑफ 1936। इसमें बोला गया है कि जो
इन्होंने एनालिसिस किया, क्राइसिस को देखा, समझा और इन्होंने बोला कि इसको अप्रोच करने के लिए हमें इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें कुछ ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब नॉन मार्केट इकोनॉमिक को हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमारा कंपटीशन आए मार्केट में और जो क्राइसिस है उसको हम लोग ख़त्म कर पाएँ। इस वजह से बोला गया है कि इन्होंने डिप्रेशन को रिकवर करने के लिए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का यूज़ किया। पहले ये लोग कैसे थे, मार्केट इकोनॉमी था, इन्होंने नॉन मार्केट इकोनॉमी को इन्वॉल्व किया इसमें और एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। नाउ सेकंड वन इज नॉन मार्केट इकोनॉमी। अभी लोगों ने मार्केट इकोनॉमी देखा, दिस वन इज नॉन मार्केट इकोनॉमी। ये कार्ल मार्क्स के आइडिया के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने कार्ल मार्क्स से जो हमारे दो वेरिएंट हैं हम लोग देखते हैं, जैसे कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, उसके ऊपर मेनली बेस्ड होता है ये। अब बोला गया कि जो एक्स यूएसएसआर 1917 to 1989 थे, ही वॉज हैविंग ऑनरशिप कंट्रोल ओनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इन लोगों पे जो यूएसएसआर में लोग थे, इन पे क्या अब सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से कंट्रोल था। इट इन द कम्युनिस्ट मॉडल, और हम लोग चाइना का कम्युनिस्ट मॉडल देखें, जैसे कि 1949 से 1985, तो इसमें बोला गया कि दे हैव कंट्रोल ओवर द लेबर। सो यहाँ पे देखते हम लोग, अगर हम लोग देखें कम्युनिस्ट में क्या है हमारा, वन सेकंड, सोशलिस्ट में हमारे पास है, सोशलिस्ट में हमारे पास है कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सोशलिस्ट में कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, कम्युनिस्ट में कंट्रोल ओवर द लेबर, कंट्रोल ओवर द लेबर। कम्युनिस्ट में किस में है, कंट्रोल ओवर द लेबर। वन सेकेंड, कंट्रोल ओवर द लेबर। इट ऑल्सो गोट बाई इस नेम सच एस स्टेट इकोनॉमी, और कम्युनिस्ट मॉडल को भी स्टेट इकोनॉमी के फॉर्म में नाम दिया गया। स्टेट इकोनॉमी बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के भी इसको नाम दिया गया है। बेसिकली देखते हैं जो सिस्टम इवॉल्व होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेनी बिलीफ। इसके मेन कुछ बिलीफ्स थे, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कंट्री शुड बी यूज्ड फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। तो इनका जो मेन एम क्या था कि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उसको सबकी भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज आर बेस्ट यूज्ड व्हेन दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी, और ये तभी बेस्ट हैं जब ये किसी सोसाइटी या कम्युनिटी के द्वारा खरीदे गए हों, कि वो लोग उसको चार्ज लगा पाएँ, इस पर उसको डेवलप कर पाएँ, चाहे वो चाहे सोशलिज्म हो चाहे कम्युनिज्म में। ऑल इकोनॉमिक रोल विल बी प्लेड बाय द स्टेट, और जो जितने भी इकोनॉमिक रोल मीन्स ऑल दैट रोल्स जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ट्रांजेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, सब में किसके अंदर होना चाहिए, स्टेट के अंदर होना चाहिए। नो प्रॉपर्टी राइट्स गिवन द इंडिविजुअल गाइडेड बाय द बिलीव दैट इट इज़ प्रोमोट एक्सप्लॉइटेशन। कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं जो दी गई इंडिविजुअल को, जिसको वो मानते हैं ऐसे कोई भी राइट्स को हाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको नहीं करना चाहिए, ना ही इनको प्रोमोट करना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन को प्रोमोट नहीं करना है। हेल्प ए स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप्स को हेल्प करो, और टू गेट रिच ओवर टाइम, और उनको जस्ट अपोजिट, जैसे कि आपने देखा था अभी अमेरिका वाले में क्या था, माइनॉरिटी ग्रुप को हेल्प नहीं था, वेलफेयर सोसाइटी नहीं थी, इधर पे वेलफेयर सोसाइटी में हेल्प करो डेवलप करने में। एब्सेंस ऑफ मार्केट की इधर पे कमी थी। इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाज टोटली एब्सेंट, चीज़ों का डिमांड एंड सप्लाई इधर पे पूरी तरह से ही एब्सेंट था। आइडिया ऑफ कंपटीशन, टोटल स्टेट मोनोपोली इन इकोनॉमिक स्फीयर, इधर पे पूरी स्टेट की मोनोपोली थी, स्टेट की पूरी मोनोपोली, नो कंपटीशन। प्ले पीपल प्ले इकोनॉमिक रोल एम्प्लॉयड इन द स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, और लोग क्या स्टेट के ऑन एंटरप्राइजेस में ही काम करते थे, सरकारी के स्टेट द्वारा खरीदी गई इंटरप्राइजेज या फिर स्टेट की जो खुद की द्वारा खरीदी गई कंपनियों में ही लोग सिर्फ काम करते थे, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इन रिटर्न टू गेट ऑल द फैसिलिटी फ्रॉम द स्टेट एज देयर नीड्स, और सभी फैसिलिटीज़ का हमें स्टेट से ही मिलती थी। द डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू सप्लाई देम टेकन बाय द स्टेट, और इधर पे कौन था, स्टेट मेन था जो बताता कितना प्रोड्यूस करना है, कब करना है, और किसके लिए करना है। ये जो सिस्टम था गॉट ट्राइड बाय द बोल्शेविक इन द, इसको बोल्शेविक ने भी यूज़ किया
1990 में, फ्रॉम वेयर इट स्प्रेड अक्रॉस द होल ईस्टर्न यूरोप, और फिर उधर से पूरी ईस्टर्न यूरोप में स्प्रेड किया, और सो कॉल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज, और सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ। फाइनली गेटिंग इट्स प्योर फॉर्म द कम्युनिस्ट चाइना, और इसका प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ में मिला है? कम्युनिस्ट चाइना में मिला 1949 में, और इमर्ज विद द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ द नॉन मार्केट। और ये बोला गया कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मॉडल्स के बेस्ट एग्जाम्पल है। इस सिस्टम के कुछ कॉन्स क्या हैं? बोला गया आफ्टर बीइंग फुली कमिटेड टू द वेलबींग ऑफ मासेस विथ वर्चुअल एब्सेंस ऑफ द पॉवर्टी, दिस सिस्टम हैड इट्स ऑन लिमिटेशन विच कैन बी समराइज। इसके खुद की कुछ लिमिटेशन, जैसे कि जो एम था वो था सिर्फ द एम वाज टू सर्व वाज ओनली टू क्रिएटिंग कैपिटल वेल्थ, कैपिटल वेल्थ को, जो कैपिटल है उसकी वेल्थ को डेवलप करना। नो आइडिया ऑफ सॉरी द एम वाज टू सर्व ऑल, देयर वाज नो आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल और वेल्थ, कैपिटल और वेल्थ को डेवलप करने का कुछ नहीं था, बस सर्व करने के लिए, समाज सेवा के लिए था। विच क्रिएटेड अ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल इन द कमिंग टाइम्स, और आने वाले टाइम के लिए फिर कुछ भी सेव करके नहीं रखा गया जिससे वो उसको फेस कर पाए। स्टेट यूज़ करता था प्रायोरिटीज टू यूज रिजर्व रिसोर्सेज, स्टेट प्रायोरिटीज देखता था किसको पहले करना है, किसको पहले देना है, यहाँ पे थोड़ा करप्शन टाइप बोल सकते हो था। दस जो बेस्ट एंड द ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज डिवाइड बाय द फोर्स मार्केट ड्राइवन बाय द मार्केट फोर्स वर डिनाइड लीडिंग टू द मिस एलोकेशंस ऑफ वेस्टेज। जो बेस्ट ऑप्टिमम यूज था रिसोर्सेज का वो मार्केट में यूज होता था, और डिनाइड लीडिंग टू द, और इसको बहुत लोग मना भी कर दिया गया और लोगों के लिए, मतलब हर सोसाइटी के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स देयर वाज नो मोटिवेशन टू वर्क हार्ड एंड टैप द एनिमल स्पिरिट ऑफ द एनिमल्स, और इधर पे प्रॉपर्टी राइट्स का कुछ अधिकार था नहीं, तो कोई भी मोटिवेशन नहीं थी लोगों को पे कि हाँ हमें ये काम करना है, क्योंकि वो कुछ भी करें, कुछ भी डेवलप करें, घर बनाएं, कुछ भी बनाते, लेकिन उस पर उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार ही नहीं उनका, तो गवर्नमेंट ले भी सकती है, कुछ भी कर सकती है उस पर, तो लोगों पे कोई, हाँ, उनका मोटिव नहीं था कि हमें काम अच्छे से करना है ये सब। एंड टैप द एनिमल इनोवेशन एंड लिव, ओके, ए प्रोसेस ऑफ इंटरनल डिके, और लोग के मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहते थे कि कुछ करने का है नहीं, जैसे दे आर जस्ट लाइक बीइंग केप्ट इन अ केज। बीइंग नॉन डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम द थिंग्स लाइक लिबर्टी फ्रीडम वर टोटली एब्सेंट, जो लिबर्टी या फ्रीडम ये पूरी तरह से ही एब्सेंट थी, और उनका मेन एम था कि एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना, लेबर के साथ जो होता है एट द हैंड ऑफ द कैपिटल स्टेट इटसेल्फ emerged as द, जो कैपिटल स्टेट था वो खुद ही एमर्ज किया ऐसे सोल एजेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और धीरे धीरे कैपिटल स्टेट खुद ही एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण बन गया, जिसको बाद में बोला गया कि स्टेट द क्राइसिस कॉल्ड दिस स्टेट कैपिटलिज्म, और इसको फिर स्टेट कैपिटलिज्म बोला गया। ए प्रोसेस ऑफ इंटरनल डिके वाज बीइंग फेस्ड बाय दिस इकोनॉमिक्स सिंस अर्ली, और इकोनॉमिक्स ने इसको 1970s के टाइम पे ही देखा गया था, समझ लिया था। इट वॉज वे बैक इन मिड 1950 दैट द पोलिश फिलोसफर ऑस्कार लैंज हैज एडवाइज दिस इकोनॉमिक्स टू एम्ब्रेस मार्केट इकोनॉमी, और बोला गया 1950s में पोलिश फिलोसफर थे ऑस्कार लैंज ने, जिन्होंने बोला कि इसको मार्केट सोशलिज्म को साथ मिलाना चाहिए, जिस पर बोला गया रिजेक्टेड बाय, जिसको बोथ सोवियत ब्लॉक और चाइना ने रिजेक्ट किया, बट एट मिड 18 देखते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने मॉडिफाई किया अपने इकोनॉमिक सिस्टम को और मार्केट इकोनॉमी को इन्वॉल्व किया। एक्स यूएसएसआर बाय लेट 1980s अनाउंस किए थे दो पॉलिसीज ऑफ, जिसको बोल सकते हो पेरेस्ट्रोइका, हाँ लाइक दिस वन पेरेस्ट्रोइका, जिसको मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, एंड गैल्सनॉट, जिसको मतलब होता है कि ओपननेस, मतलब रीस्ट्रक्चर करो और खोलो। वी कैन सी लाइक जैसे कि ट्रेड बोल सकते हो, कंपनी को मतलब अपने देश का इकोनॉमिक को स्ट्रक्चर बनाओ, उसको उसी से स्ट्रॉन्ग करो, और अपने जो ट्रेड है व्यापार उसको और कंट्री के साथ जोड़ो। नौ फिर मिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इधर पर, फंडामेंटल ट्रेड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी भी डेवलप हुए। सिमिलर चेंजेस वर अडॉप्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग, चेंजेस भी अडॉप्ट किए गए एग्जिस्टिंग ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए, एंड CIS कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो मैं बोला कुछ चेंजेस थे जिसको किसने अडॉप्ट किया, ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स ने, इन्होंने कुछ अडॉप्ट किया, और जो CIS मीन्स
कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ग्रुप था, उन्होंने भी कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया। चाइना मिड एटीज़ में बोला गया अनाउंस कर दी थी इसने ओपन डोर पॉलिसी। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया था 1980s में, और मिक्सड इकोनॉमी के लिए द्वार खोल दिया अपने, और फंडामेंटल टाइट्स मार्केट इकोनॉमी पर डिपेंड करने लगी। Rather, China had started preparation for this change by mid 1970 itself, but they were not explicit in nature. चाइना ने स्टार्ट की थी खुद की प्रिपरेशन फॉर दिस चेंज बाय मिड 18s, और दे वर नॉट एक्सप्लिसिट इन नेचर, और वो ज़्यादा अपने जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनको ज़्यादा मार्केट के साथ खोली थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको डेवलप किया। 1880s में जाके इन्होंने इसको धीरे धीरे फिर डेवलप करना चालू कर दिया। अगर हम लोग देखें तो इन द वे द टू मेजर एंड कॉन्ट्रास्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द टाइम हैड कंप्लीटेड द फुल सर्कल। और देखते हैं उस टाइम के जो जैसे मार्केट इकोनॉमी में देखा था, फिर वो नॉन मार्केट इकोनॉमी से मिक्सड हुई थी, फिर लेटर हमने देखा कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है जो कि मार्केट इकोनॉमी से मिक्स हुई। तो इन दोनों ने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, और उन्होंने अपने जो ट्रेड्स थे इन दोनों को दूसरों आपस में चेंज भी किया। दिस इवेंट हैज़ बीन टर्म्ड एज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इसको ही इवेंट को बोला गया, इसी इवेंट को बोला गया कि जब इन्होंने कि जिस टाइम पे ये दोनों बोथ ट्रेड्स ने अपना सर्कल पूरा कर लिया, ट्रेड एवोल्यूशन हुआ था चीज़ों का, बोला गया इसी से जो आइडियोलॉजी है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेवलप हुई। एज द आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन दिस इकोनॉमिक सिस्टम लुक्ड ब्रिज नाउ, जिनके बीच में आइडियोलॉजी थी और दोनों साथ में मिल गए, अब एक एंड कर दिया इन्होंने। जो पहले का कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, वो सब धीरे धीरे खत्म हुआ, नई आइडियोलॉजी की तरफ वर्ल्ड मूव करने लगा। फिर इसके बाद इससे बना हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारा कौन सा था, हमारा कैपिटलिस्ट मार्क इकोनॉमी एंड नॉन कैपिटलिस्ट, या फिर बोल सकते हो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट एंड नॉन मार्केट इकोनॉमी, जो कि मार्केट था, मार्केट एंड जो नॉन मार्केट इकोनॉमी थी वो जुड़ के क्या बन गई, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बनी है। मार्केट नॉन मार्केट इकोनॉमी मिलके बनी मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ऑलरेडी देयर बाय 1930 तक था। वंस द मार्केट इकोनॉमी डेवलप्ड अडोप्टेड सर्टेन पॉलिसी चेंजेस बोरिंग फ्रॉम द नॉन मार्केट इकोनॉमी टू रिकवर आउट ऑफ डिप्रेशन। तो बोला गया उस टाइम पे जब किसी मार्केट ने कुछ बोरो किए थे कुछ नॉन मार्केट इकोनॉमी की चीज़ों को, पॉलिसीज़ को, डिप्रेशन को चेंज करने के लिए, तो उसी टाइम पे ये मान लिया गया था। मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में या फिर बहुत ही कम कुछ पॉलिसीज़ को ली गई थी नॉन मार्केट इकोनॉमी में, इकोनॉमी की कुछ पॉलिसीज़ को ली गई थी जिससे डिप्रेशन से बाहर निकले। जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने अनाउंस किया था वो था फ्रांस था। फ्रांस ने 1944 में ही अपनी अनाउंसमेंट कर दी थी नेशनल प्लानिंग के लिए, और उन्हें स्ट्रेंथन की थी अपनी नॉन मार्केट इकोनॉमी को, और मॉडिफाई किया था 1980s में, जाते जाते मॉडिफाई किया। और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक ने दी हैं इसके बेसिस पे कि बेस्ट मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम क्या हो सकता है। फिर हम लोग कोई अगर इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे अच्छा बन सकता है, तो बेस्ट मॉडल इसके बारे में बताया कि वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया कि नीड ऑफ स्टेट का इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हाँ स्टेट का इंटरवेंशन भी जरूरी होना चाहिए इकोनॉमी में, विच ऑल्सो भी आर्डेंट एडवोकेट टू द फ्री मार्केट इकोनॉमी, बट द टाइम एंड नेचर ऑफ द इंटरवेंशन कैन नॉट बी यूनिवर्सल। लेकिन बोला गया कि जो ये है फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, हर जगह ये फॉलो नहीं हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला कि नाइदर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट हो चाहे नॉन मार्केट हो, वो आज़ाद नहीं है, फ्लॉन, मतलब इससे आज़ाद नहीं है, फ्लॉन्स एंड इवन इन नो ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन एग्री दैट द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी द मिक्सचर ऑफ बोथ। और बोला है कि कोई भी इकोनॉमी का जानकार हो तो वो यही बोलेगा कि जो बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों का मिक्सचर ही होगा। बट द स्टेट एंड द मार्केट मिक्स इन एनी कंट्री हैड टू बी डिसाइडेड विद द सोशल इकोनॉमिक नीड्स। लेकिन बोला कि जो स्टेट और मार्केट अगर मिक्स हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सोशल इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड होते हैं, कैन नॉट बी फिक्स्ड मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इनको बोला है कि अपने आप हम लोग नहीं बना सकते कि हाँ कि चलो इनको मर्ज कर लें, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे होना चाहिए जब उनको डेवलप करें। अगर कोई कंट्री मार्केट इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उस पर डेवलप करे, अगर उसके लिए मे भी शायद मिक्स इकोनॉमी सुटेबल ना हो।
द जो मेन करेक्टरिस्टिक है मिक्स्ड इकोनॉमी के, उनको बोला गया कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर बोथ हैव इकोनॉमिक रोल, दोनों के इकोनॉमिक रोल्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर टू प्ले दोज रोल्स वर इनविजिबल हैंड, जो प्राइवेट सेक्टर वो प्ले करता था इन रोल्स को विथ वेयर इनविजिबल, प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे इनविजिबल हैंड था उधर पे प्राइवेट सेक्टर अब काम करता है। और इसका मेन मोटिव क्या है? प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द प्राइवेट गुड्स which people use by purchasing them from their own income is the best example of case this case, कि प्रोडक्शन और जो सप्लाई होती थी प्राइवेट गुड्स को, उसको लोग खुद करते हैं अपनी इनकम से, ये बेस्ट एग्जांपल इसका। स्टेट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लेइंग दिस रोल, ना ही स्टेट को प्रोहिबिट किया गया क्या नहीं आप बेच नहीं सकते हो या फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इससे उनको मैंने वो हटाया नहीं गया है, प्रोहिबिट नहीं किया गया। Those roles which private sector will not be motivated to play due to the absence of any profit element, और कुछ ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर कि वो उनको बुलाएगा कि वो प्ले नहीं कर सकते हैं, कि शायद जो अपने प्रॉफिट के लिए अगर वो प्ले करेंगे तो उसमें कैरी आउट करेंगे उस फंक्शन को तो वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर को दूर किया गया, और इधर पे कौन स्टेट इस पे लुक आफ्टर करता है ऐसी चीज़ों पे, जैसे कि पब्लिक गुड्स का सप्लाई हुआ, ये बेस्ट एग्जांपल है। इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाय द आइदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर में नॉट रिमेन फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम, जो भी इकोनॉमिक रोल है दोनों सेक्टर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे स्टेट, वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है हर समय के लिए, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बदलता भी रहता है। रेगुलेशन थिंग्स जैसे कि रूल्स हुआ, कंपटीशन हुआ, टैक्सेशन हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम के, इसको स्टेट के द्वारा टेक केयर करना चाहिए, इसको स्टेट टेक केयर करता है जैसे। और इसमें क्या होता है जो मेनली रेगुलेशंस होते हैं वो स्टेट कैरी आउट कराता है। इन इट मीन्स जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो काइंड ऑफ फाइनली बोला गया है कि ये एक ऐसा नहीं है कि जिसमें कि मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम रेदर कंटिन्यूस चेंज लुक्स एट दिस मेन फीचर्स कैपेबल टू मॉडिफाई एज पर द सोशल इकोनॉमिक नीड्स। तो बोला नहीं है कि ये फाइनल है कि हाँ इसी पे डिपेंड होना है, बोला है कि मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी अपनी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। दिस वे जो लॉन्ग ड्रॉन डिबेट था कि पॉसिबल रोल ऑफ स्टेट क्या है, तो इकोनॉमी में डिसाइड हो गया। फ्रॉम नाउ हियर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इधर से फ्रॉम लोग कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास ऐसे स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा फिर, जिसमें हम लोगों का वाशिंगटन सेंसस होगा हमारा, देन आफ्टर वी विल हैव बीजिंग कंसेंसस, देन सेंटियागो कंसेंसस, देन आफ्टर वो इसको हमारा नेशनल इनकम चालू हो जाएगा जिसका हम लोग कुछ जीडीपी हुआ, देन आपका एनडीपी हुआ, जीएनपी एनएनपी हुआ, ये पॉइंट्स को कैरी आउट करेंगे, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर लास्ट में जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल एवरीवन।